वर्तमान हिंदी साहित्य की चर्चित और प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी सुनिए, छुपकर रोने वाली वो लड़की। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कितनी सरलता से अपने जीवन रूपी पुस्तक के एक एक पृष्ठ वो पलटती जा रही थी। सम्मोहित सी बस मैं उन्हें तकती चली जा रही थी। क्या कोई इतना भी सरल हो सकता है कि सारे पन्ने साफ गोई से बिना किसी लाग लपेट के पलटता चला जाए? वो बोलती जा रही थी और मैं बस सुनती जा रही थी, उनकी कहानी उनके ही शब्दों में। घास फूस की तरह लंबी होती जा रही है, काम कुछ नहीं आता। स्कूल जाना है और आना, इसके अतिरिक्त भी कभी कुछ कर लिया करो। बुआ की बातें सुनकर मैंने बेफिक्री से अपना मुंह बिचका दिया और घर के आंगन से बाहर निकलकर दालान में जाकर इस प्रकार खड़ी हो गई जैसे कि बुआ की अनर्गल बातों को सुना ही नहीं। इस प्रकार की बातें सुनाना बुआ, दादी और कभी कभी मम्मी आदि का भी स्वभाव है और सुनना मेरा। किंतु आज बुआ की बातें सुनकर मेरा मुंह कसैला हो गया। मैं दालान की बाउंड्री वॉल के सहारे खड़ी देर तक बाहर देखती रही। खड़े खड़े थकने लगी तो बाउंड्री वॉल पर ठुड्डी टिकाकर खड़ी हो गई। बुआ की बात का प्रतिरोध मुझे अपने अनुसार करना था, मैंने किया। निशा, निशा, कहाँ हो? माँ की आवाज़ थी। काफ़ी देर हो चुकी थी मुझे यहाँ खड़े हुए, अतः माँ मुझे ढूंढ रही थी। ये लड़की स्कूल से आकर न जाने कहाँ चली गई है। न खाने की चिंता, न पीने की फिक्र। माँ बड़बड़ाती हुई दालान की ओर ही आ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर भी मैं उसी प्रकार खड़ी रही। ये देखो, यहाँ खड़ी है और हम पूरे घर में ढूंढते फिर रहे हैं। माँ मेरे पास आ चुकी थी। ऐसे क्यों खड़ी हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ मेरी ओर देखकर बोली। मैं चुप रही। मुंह क्यों फुला रखा है? अवश्य किसी ने कुछ कहा होगा। मैं चुप खड़ी रही पूर्ववत। कुछ कहो कि हुआ क्या है? माँ ने पुनः पूछा। माँ, मैं लंबी होती जा रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? किसी का दिया तो खाती नहीं हूँ, अपने पापा का खाती हूँ। मेरी बात सुलभ बातें सुनकर माँ मुस्कुरा पड़ी। वो समझ गई कि मुझसे इस प्रकार की बातें गाहे बगाहे मेरी बुआ ही किया करती हैं। हम दोनों में 36 का आंकड़ा बना ही रहता है। बुआ ब्याह योग्य हो गई हैं, उनके लिए वर की तलाश की जा रही है, किंतु बचपना अभी तक गया नहीं है। चलो खाना खा लो, बुआ की बात का बुरा नहीं मानते। माँ मेरा हाथ पकड़कर भीतर ले आई। जाओ, रसोई में तुम्हारा खाना रखा है, निकाल कर खा लो, माँ ने रसोई की ओर संकेत करते हुए कहा। मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। आंगन में लगे हैंडपंप से हाथ धोया। रसोई से अपना भोजन थाली में निकालकर आंगन में बिछे तखत पर बैठकर भोजन करने लगी। खाने में आज मेरी पसंद की सब्जी व चावल था। मैं स्वाद लेकर खाना खाने लगी। भोजन समाप्त करने के पश्चात मैं माँ के पास गई। माँ छत पर थीं। छत पर गेहूँ सूख रहे थे। माँ बुधई से गेहूँ इकट्ठा करवा कर बोरे में भरवा रही थीं। बुधई इस घर का पुराना नौकर था। मैंने बचपन से उसे यहाँ काम करते देखा है। वो यहीं रहता है, घर के सदस्य की भांति। बुधई गेहूँ का बोरा लेकर नीचे उतरने लगा। बुधई चाचा, बोरी रखकर रसोई से जूठे बर्तन निकाल कर आंगन में रख देना। तुलसी आ रही होगी बर्तन मांजने, मैंने बुधई से कहा और माँ के पास चली गई। माँ, बुआ से कह दो मुझे घास फूस की तरह लंबी ना कहा करें। उनकी बातें सुनकर सभी मुझे ऐसा कहने लगे हैं। कोई नहीं कहेगा मेरी अच्छी बेटी को, माँ ने कहा। अभी परसों सौमित्र ने मुझे लंबू लंबी कहकर चिढ़ाया है। सौमित्र मेरा छोटा भाई है, मुझसे महज 2 वर्ष छोटा। कोई नहीं कहेगा, मैं मना कर दूंगी। जाओ कुछ काम कर लो, पढ़ो लिखो, माँ ने मुझे समझाते हुए कहा। 5 भाई बहनों में मैं तीसरे नंबर पर थी। मुझसे बड़ी एक बहन व एक भाई था। बुआ और दादी कहती थीं कि मैं तितरी थी। तितरी का अर्थ मुझे नहीं मालूम, किंतु उनके कहने के ढंग से मैं अनुमान लगाती थी कि तितरी होना अच्छा नहीं होता होगा। तितरे बच्चों का भाग्य अच्छा नहीं होता। यदि तीसरे नंबर पर मैं न होती, कोई और होता तो क्या वो भी बुरा होता? या फिर दुनिया के सभी तीसरे नंबर के बच्चे तितरे होते हैं और अभागे होते हैं? मैं इस पुरानी मान्यता को नहीं मानती। दुनिया में क्या क्या होता है मैं ये भी नहीं जानती, किंतु यहाँ उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर फैजाबाद में मैं देखती सुनती आ रही थी कि तीसरे नंबर की लड़की तितरी होती है और उसके लिए लोगों की भावनाएं ऐसी ही होती हैं।
बुआ, दादी तथा अन्य रिश्तेदार भी कभी कभी मेरे रंग रूप पर बिना मांगे अपनी राय देते थे कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा सांवली थी। मेरे नैन नक्श भी उनकी तरह आकर्षक नहीं थे। मैं सोचती कि छोटे शहरों में लोगों के पास समय की कमी नहीं है, वो इसी प्रकार की बातें करके समय व्यतीत करते हैं। माँ कहती हैं कि दीदी की भांति मेरा रंग साफ भले ही ना हो, किंतु मेरा गेहुआ रंग बहुत अच्छा है। माँ की बातें सुनकर मैं आत्मविश्वास से भर जाती। दीदी उस वर्ष 12वीं कक्षा में थीं, भैया 11वीं कक्षा में और मैं 9वीं कक्षा में। मुझसे छोटे भाई बहन भी क्रमशः 6ठी व 5वीं कक्षा में थे। फैज़ाबाद के सरकारी कॉलेज में हम सभी भाई बहन पढ़ते थे। उस वर्ष कॉलेज की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बास्केटबॉल व दौड़ की प्रतियोगिता में मैं प्रथम आई थी। मेरी इस उपलब्धि पर माँ व पापा प्रसन्न थे। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। विद्यार्थी जीवन के दिन अच्छे होते ही हैं। मेरे दिन भी अच्छे थे, सुखद थे। इस बीच बुआ का ब्याह हो गया था। दीदी ने स्नातक पूरा किया तो उनका भी ब्याह हो गया। छोटे शहर के शिक्षित व संपन्न परिवार में लड़कियों का इतना पढ़ लेना ही ब्याह के लिए पर्याप्त होता है। वो ससुराल चली गईं और अब तीज त्योहार में ही घर आती हैं। दीदी जब माँ के घर आती हैं तो उनका खूब स्वागत सत्कार होता। जीजा इंजीनियर हैं। दीदी के रहन सहन, पहनावे इत्यादि पर संपन्नता दिखाई देती। दीदी आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। दीदी के साथ खूब बातें होती। इसी प्रकार हंसते खेलते समय व्यतीत होता जा रहा था। इस वर्ष मेरा भी स्नातक का अंतिम वर्ष था। घर में मेरे लिए वर ढूंढने की प्रक्रिया चल रही थी। इधर मेरी परीक्षा समाप्त हुई, उधर मेरा भी विवाह तय कर दिया गया था। माँ पापा कहते थे कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा था। मेरा होने वाला पति बहुत होनहार व अच्छा था। वो मिलिट्री में अच्छे पद पर था। एक दिन वो भी आ गया जब मेरा विवाह हो गया और माँ का घर छोड़कर मैं ससुराल चली आई। दीदी के सुखी और सफल वैवाहिक जीवन का उदाहरण मेरे समक्ष था। अतः विदाई के समय मम्मी पापा से दूर जाने के अतिरिक्त अन्य कोई दुख बिछोह नहीं था। सुख दुख का मिला जुला भाव मन में समेटे मैं ससुराल चली आई। ससुराल में 3-4 दिन ही व्यतीत हुए होंगे और मुझे आभास होने लगा कि मेरे पति मुझसे खिंचे खिंचे से रहते हैं। पति पत्नी के मध्य का प्रेम और लगाव जो मैंने दीदी व जीजा के बीच में देखा था, वो हमारे बीच से कहीं गुम था। फिर भी मेरा प्रयत्न यही रहता कि हमारे बीच प्रेम और स्नेह का संबंध बने, किंतु मात्र मेरा प्रयत्न ही पर्याप्त नहीं था। मेरे पति की मंशा ही नहीं थी कि हमारे बीच प्रेम स्नेह तो क्या, किसी भी प्रकार का कोई संबंध बने। इस बात की अनुभूति मुझे शीघ्र ही होने लगी। बिना किसी त्रुटि के मेरे कायरे में कमी निकालना, लड़ने झगड़ने के अवसर बना लेना मेरे पति का स्वभाव बनता जा रहा था। 6 माह बमुश्किल व्यतीत हुए और मैं उसकी हिंसा का शिकार बनने लगी। तीव्र स्वर में डांटना, अपमान व तिरस्कार करना लगभग प्रतिदिन मुझे सहन करना होता, जो सबके समक्ष होता। रातों को मुझे मारता और मैं दबे स्वर में सिसकियां भरती कि कहीं कोई सुन ना ले कि मेरा पति मुझे मार रहा है। मैं उसकी मार सह लेती, किंतु पति द्वारा पीटे जाने का अपमान कैसे सहन कर पाती। मैं जानती थी कि पति द्वारा पीटे जाने पर पति का नहीं बल्कि हमारा समाज पत्नी का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। यदि पति पत्नी के प्रति क्रूरतम व्यवहार करता है तो ये समाज अभागी पत्नी को दोषी मानता है। मेरा पति क्यों मुझसे इतनी घृणा करता है, ये आत्ममंथन मैं मेरी शादी के पश्चात पहली बार पड़ने वाली दिसंबर की उस सर्द रात में छत पर बैठकर करती रही, जब मेरे पति ने मुझे बिना किसी त्रुटि के मारा व कमरे से बाहर करते हुए कहा कि मैं जाकर छत पर बैठूं। कारण मुझे ही तलाशना था, क्योंकि उससे पूछने का दुस्साहस कर मैं और लात घूंसों से पिटना नहीं चाहती थी। अपने पति के रूप में पुरुष का ऐसा क्रूर रूप मैं पहली बार देख रही थी, जो मेरे पापा व जीजा से भिन्न था। मेरा आत्मविश्लेषण मुझे बता रहा था कि मैं उसे पसंद नहीं थी। मेरा रंग दबा हुआ था, यानी कि सांवले और गोरे रंग के बीच का रंग, जो सुंदर तो था परंतु अति सुंदर नहीं, और मेरे पति को पत्नी के रूप में अतीव सुंदरी की चाह थी। मैं उसकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी थी, परंतु एक कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं उसकी आशा के अनुरूप सुंदर नहीं थी तो उसने मुझसे शादी क्यों की थी। परिस्थितियां असह्य होने पर एक रात मैं वहां से भागकर माँ के घर आ गई। इस सामाजिक व्यवस्था से अनभिज्ञ कि अविवाहित लड़की माता पिता के घर जब तक चाहे रह सकती है, किंतु विवाहित लड़की कुछ दिनों का आश्रय भी नहीं पा सकती।
जब ससुराल से भागकर ही आ गई तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ से शेष औपचारिक रिश्ता भी टूटना तय है। सारे रिश्ते तो वहाँ रहते ही टूट गए थे, बाकी कुछ नहीं बचा था, इसलिए कानूनी रूप से भी मैं उससे अलग हो गई। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। कुछ महीने ही व्यतीत हुए होंगे और मुझे इस बात की अनुभूति होने लगी कि स्त्री होने के कारण इस विवाह ने मेरा बहुत कुछ तोड़ा, छीना और कुचला है, जबकि पुरुष होने के कारण मेरे पति का कदाचित कुछ भी नहीं। माँ के घर में मैं, भाई भाभी और मेरी अनुभवी दृष्टि यदि गलत ना हो तो माँ बाबूजी की आंखों में भी खटकने लगी थी। ऐसे कौन से माता पिता होंगे जिन्हें विवाह के पश्चात वापस मायके में आकर रहने वाली लड़की अच्छी लगेगी। विवाह के पश्चात ससुराल में सुखपूर्वक रहने वाली लड़की ही सभी की लाडली होती है। विवाह पूर्व जो भाई मुझे बहन का सम्मान देता था, वह बात बात पर मुझे अपमानित करने लगा था। उसकी बीवी मुझे ताने देती है कि अपनी कमी के कारण मैं ससुराल में खप न सकी। माँ के घर में भी मेरा कोई अपना नहीं था। 1 वर्ष भी व्यतीत न हुआ कि मेरी दशा दरवाजे पर बंधे कुत्ते के समान हो गई, जिसके सामने दोनों समय रोटियां डाल दी जाती हैं, बल्कि कुत्ते से भी बदतर। उसे तो घर के लोग प्यार से दुलारते पुचकारते भी हैं। एक माँ ही थी जो दोनों समय मुझे खाने के लिए पूछती। घर में किसी को मेरी फिक्र न थी कि मैंने भोजन किया या नहीं, या कि मैं अस्वस्थ तो नहीं हूँ। कभी कभी माँ के घर से मन उछटने लगता तो मैं घर से 2-4 कदम दूर स्थित दूर के रिश्ते की बुआ के घर जाकर बैठ जाती। सारा दिन बुआ के घर में बैठी रहती, किंतु मेरे घर से कोई मुझे ढूंढने या बुलाने ना आता। जब तक मन होता बैठी रहती, अपने आप घर आ जाती। बुआ की 2 बेटियां थीं जो कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। उनकी दोनों बेटियां मुझे बड़ी बहन सा मान देती। उनसे बातें कर मेरा मन थोड़ा अच्छा महसूस करता। मुझे फिक्र रहती कि कैसे मैं अपना उद्देश्यहीन जीवन व्यतीत करूंगी। अपनी एक विशेषता मुझे ज्ञात थी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, न बाह्य रूप से न मन से। कभी कभी मुझे अपनी इन विशेषताओं के कारण यह भी अनुभूति होती कि मैं इस प्रकार दर दर ठोकरें खाने के लिए नहीं बनी हूँ। किंतु शीघ्र अपनी सोच पर हंस पड़ती मैं और सपनों की दुनिया से बाहर निकल पड़ती। एक दिन भाई भाभी से मेरा झगड़ा हो गया। मेरी कहाँ हैसियत थी कि मैं उनसे झगड़ा कर सकूं। मेरा प्रतिरोध ही मेरी त्रुटि थी। मैं देखती कि मेरे कारण माँ भी भाभी से सहमी रहती, कुछ भी बोल ना पाती। भाभी की तीखी बातों से मन बुरी तरह आहत था। मैं बुआ के घर चली गई। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। मैं उदास चुपचाप बैठी रही। मैं जानती थी कि मुझे बुलाने कोई नहीं आने वाला। रात हो गई और मैं बुआ के घर सो गई। मैं 3 दिनों तक बुआ के घर रही। मुझे कोई भी ढूंढने नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, जीवित भी हूँ या कहीं मर खप गई। इस संसार में कहीं भी मेरा ठिकाना ना था। मेरी दशा देख बुआ और उनकी बेटियों ने समझाया कि मैं आगे पढ़ाई जारी कर आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाऊं। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे लगता है कि कहने की बातें और हैं, किंतु ये सब इतना सरल नहीं है। किंतु विवशता में कठिनाई भी सरल बन गई। मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ कर दी। पापा ने पैसों से मेरी सहायता की। मेरी शिक्षा छूटे 2 वर्ष हो गए थे। नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कठिन लगती। सफलता आकाश कुसुम की भांति दिखाई देती। फिर भी मैंने अपने हौसलों को डगमगाने नहीं दिया। अपनी योग्यता अनुसार नौकरी ढूंढती रहती। मैं लंबी थी व खेल कूद में रुचि रखती थी। खेल कूद से संबंधित अनेक पुरस्कार मेरे नाम थे। नौकरी की तलाश करते करते मेरे मन में यह भावना जागृत हुई, क्यों न पुलिसकर्मी बन समाज की विशेषकर महिलाओं के लिए कुछ करूं। मैं उसी दिशा में प्रयत्न करने लगी। मैंने कड़ी मेहनत की और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली। मेरा चयन भारतीय पुलिस सेवा में हुआ। मुझे उत्तर प्रदेश कैडर अलॉट हुआ। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग मेरे गृहनगर के पड़ोसी जिले में प्रोबेशनर आईपीएस ऑफिसर के तौर पर हो गई। नौकरी पाने के पश्चात घर व समाज का दृष्टिकोण मेरे प्रति पूर्णतः बदल गया था। विवाह के पश्चात पति द्वारा मिली प्रताड़ना व मेरे अपनों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने मुझ में परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दिया था। प्रथम परिवर्तन मैंने अपने बाहरी रूप का किया। अपने लंबे बालों को जितना पोषण मैं भांति भांति के जड़ी ब्यूटी युक्त तेल व घरेलू नुस्खों, दही, नींबू आदि से करती थी, उन्हें कटवा कर लड़कों के भांति छोटे करवा लिए। ड्यूटी पर मैं वर्दी जो पैंट शर्ट के रूप में होती हैं वो पहनती ही थी।
ड्यूटी के पश्चात भी मैंने पैंट शर्ट जीन्स को ही अपना पहनावा बनाया, साड़ी सलवार सूट आदि को अपने वार्डरोब से बाहर कर दिया। परिवर्तन बाहरी स्तर पर ही नहीं बल्कि अपने भीतर भी किया। महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, हिंसा, अन्याय मुझे असह्य थे। इन घटनाओं में दोषी पुरुष पक्ष मेरी दृष्टि से बच नहीं पाता था। उसे उसके अपराध का दंड कानून के दायरे के अंतर्गत मैं अवश्य देती थी। हाँ, कभी कभी मीडिया मुझ पर पुरुषों के प्रति अतिरेकपूर्ण आचरण का दोषी ठहराता, किंतु उसका प्रत्युत्तर मैं अपने निष्पक्ष कायरे से देती। अपने लक्ष्य से मैं डिगने वाली नहीं थी। धीरे धीरे मैं निडर न्यायप्रिय पुलिस ऑफिसर के रूप में विख्यात होने लगी। मेरी तस्वीरें अखबारों में छपने लगीं। लंबा कद, खाकी वर्दी, बॉय कट बालों पर तिरछी कैप, सम्मानजनक पद। मैं पदोन्नत होकर एसएसपी हो चुकी थी कि आत्मविश्वास से भरा मेरा चेहरा कितनी आकर्षक व स्टाइलिश लगती थी मैं तस्वीरों में। कभी कभी तो मैं स्वयं पर ही मुग्ध होने लगती। मैंने एक अलग तरह के ऑफिसर की छवि बना ली थी। मैं अक्सर रात में अकेले ही बिना किसी सुरक्षा के निकल जाती। गश्त करते पुलिस जवानों को देखती कि वो ठीक से अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं। थानों में पहुंचकर वहाँ की व्यवस्था देखती। मेरी मुस्तैदी से थानों के दरोगा आदि भी चुस्त हो गए थे। मैं अक्सर मोटरसाइकिल से ही काम करती ताकि कोई पहचान नहीं पाए। जब मैं वर्दी पहनकर, आंखों में सनग्लासेस पहनकर मोटरसाइकिल से शहर का जायजा लेने निकलती तो सभी मुझे देखते। लोगों की आंखों में पुलिस के प्रति सम्मान व कहीं ना कहीं डर मुझे दिखाई देता। मैं इस बात से बखूबी परिचित थी कि मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व लोगों की आंखों में इस प्रकार के भाव उत्पन्न करता है। मैं उन विगत कड़वी स्मृतियों को विस्मृत कर चुकी थी जिसमें मेरे सामान्य रंग रूप के कारण मुझे तिरस्कृत होना पड़ा था। माँ के घर से संबंधों में घुली कड़वाहट मेरी प्रतिष्ठा ने धो दी थी। हाँ, इसे मैं प्रतिष्ठा ही कहूँगी, क्योंकि मैं तो अब भी वही थी, छोटे से शहर की सीधी सादी लड़की। भाभी के मायके में वाद विवाद से शुरू होकर मारपीट तक बढ़ चुके मामले में थाने में बंद उनके घर वालों को मैंने एक फ़ोन द्वारा बाहर निकलवाया था तथा उनके आपराधिक साक्ष्यों को हटवाया। यह गलत कार्य मैंने अपने विचारों के विरुद्ध जाकर उस भाभी के लिए किया जो वहाँ रहने पर मुझसे बात नहीं करती थी। चुनौतियाँ ना हों तो जीने में आनंद ही क्या रह जाता है। नौकरी के नियमों के अंतर्गत अनेक शहरों में मेरा स्थानांतरण होता रहता। प्रत्येक नई जगह मुझे मेरे पद के अनुरूप बड़ा बंगला मिलता जिसमें रहने वाली मैं अकेली होती। साथ में होते कुछ सरकारी मुलाजिम। इस नौकरी में रहकर मैंने ये अनुभव किया कि पद प्रतिष्ठा वाली इस नौकरी में यदा कदा कुछ तनाव के क्षण भी आते हैं। उन तनाव के क्षणों में हमें किसी सच्चे मित्र की आवश्यकता पड़ती है जो हमें समझे व उन कठिन घड़ियों में हमें सही मार्ग दिखाए। मेरे कार्यालय में कार्य करने वाली मेरी सहकर्मी वान्या ठाकुर से मेरी मित्रता बढ़ रही थी। वान्या मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझती थी। दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होती जा रही मेरी मित्रता मुझे उसके समीप ला रही थी। यदि किसी कारण से वान्या नहीं आती या विलंब से आती तो मैं व्याकुल हो उठती। उसके आने तक मेरी दृष्टि उसे ही ढूंढती। वान्या बहुत खूबसूरत थी। दब दब करता गौर वर्ण, गहरी नीली झील सी आंखें, पुलिसकर्मियों सा सुदृढ़ व्यक्तित्व, देखने में किसी अभिनेत्री की भांति प्रतीत होती। वान्या सचमुच बहुत खूबसूरत थी। वान्या मेरी साथी, सहयोगी, सहचरी सब कुछ थी। वान्या की खुशी में मेरी खुशी, वान्या के दुख में मेरा दुख निहित था। वान्या के होने से मेरे जीवन में वसंत था, वान्या के ना होने से पतझड़। वान्या भी मेरी ही भांति सरकारी बंगले में रहती थी। उस बंगले से उसे बुलाकर अपने बंगले में मैंने रख लिया। वो मेरे साथ रहने लगी। वान्या मेरी भावनाओं को समझती। मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया था। ये बात मुझे तब ज्ञात हुई जब एक दिन थाने में उसकी दूसरी पत्नी की ओर से उसके विरुद्ध उत्पीड़न व हिंसा का मामला दर्ज कराया गया। यद्यपि ऐसे केस स्थानीय स्तर पर सुलझा दिए जाते हैं, किंतु ये केस मैंने अपने हाथों में ले लिया। मेरा पूर्व पति भी अपने महकमे में पदोन्नत होकर उच्च पद पर आ गया था। मामला उच्च पद से भी संबंधित हो गया था। विगत दिनों की स्मृतियाँ किसी चलचित्र की भांति मेरे समक्ष आने लगी थीं। तब मैं डरती थी, किसी से अपनी पीड़ा नहीं बता पाती थी कि मेरे माता पिता व मेरा समाज इसके लिए कहीं मुझे दोषी न ठहरा दे। किंतु अब उस अबला को पूरा न्याय दिलाना था मुझे। मैंने उसे पूरा न्याय दिलाया। मुझसे अच्छा भला कौन जानता था उस अपराधी को।
मीडिया ने खूब स्थान दिया इस मामले को, एक प्रकार से कहें तो खूब उछाला। वो पत्रकार बंधु जिन्हें खोजी पत्रकार कहा जाता है, उन्होंने मेरे उन समाज सेवा के कार्यों को ढूंढने में उतना समय व्यय नहीं किया जिनको मैं बिना किसी तारीफ व तमगे के करती हूँ। अपने इर्द गिर्द अनेक विवश व पैसे पद से ताकतवर लोगों द्वारा उत्पीड़ित महिलाओं को पुलिस संरक्षण बिना किसी दबाव के प्रदान करती हूँ। अपने स्तर से उन महिलाओं को जीविकोपार्जन का जरिया भी उपलब्ध कराने में सहायता करती हूँ। मेरे इस कार्य को खोजी पत्रकार कभी भी नहीं खोज पाए। उन्होंने ये खोजने में परिश्रम अवश्य लगा दिया कि मैं उस मुजरिम की पूर्व पत्नी रही हूँ तथा इस केस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने मेरे अतीत को भी खबरों की सुर्खियां बना डाला। जैसा कि जीवन के लंबे अनुभव से ये बात मैं जानती थी कि अच्छे और बुरे लोग सभी जगह रहते हैं, मीडिया के एक बड़े वर्ग ने मेरी ईमानदारी व परिश्रम की प्रशंसा भी की। यहाँ तक आकर निशा की आत्मकथा को विराम मिला। हम दोनों कुछ पलों तक एक दूसरे को देखते बैठे रहे। निशा ने एक गिलास पानी पिया। उसकी आंखों की चमक मुझे अभिभूत किए थी। मैंने सांसों को काबू में भरते हुए अगला सवाल किया, क्या उस महिला को न्याय मिला? हाँ, बिल्कुल। मीडिया की अनर्गल बातों व उनके प्रभाव की परवाह न करते हुए मैंने उस आदमी के विरुद्ध उस महिला को प्रताड़ित करने के सत्य व अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करवाए। जो व्यक्ति आज जेल की सलाखों के पीछे है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उन मुश्किल दिनों में वान्या का संबल मेरे साथ बना रहा। अखबारों की तस्वीरों में, टीवी, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक दृश्य में वान्या मेरे साथ खड़ी दिखती। मात्र उन स्थानों पर ही नहीं, वान्या मेरे जीवन के प्रत्येक फ्रेम में है। मैं साक्षात्कार ले रही थी उस महिला का जो अपनी लगन और दृढ़ता के दम पर समाज में अपने लिए सम्मानजनक स्थान बनाकर निर्भीकता का प्रतीक बन चुकी है। महिला अधिकारों की संरक्षक, अपराधियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने वाली आईपीएस ऑफिसर निशा नागपाल के प्रेरक व्यक्तित्व ने आज मुझे उनका साक्षात्कार लेने पर विवश कर दिया है। उन्होंने अपने जीवन रूपी पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ बेबाकी से मेरे समक्ष खोल कर रख दिया। बिल्कुल बेबाकी से कुछ भी गोपनीय नहीं रखा। बचपन से लेकर आज तक का प्रत्येक पृष्ठ समक्ष खुला हुआ था। ये साक्षात्कार लेकर मैं उन पर उपकार नहीं कर रही, बल्कि उन महिलाओं को प्रकाश दिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ जो निराशा के अंधकार में अपनी विशेषताएं नहीं देख पाती। निशा नागपाल ने अपने पूरे जीवन की पुस्तक को मेरे समक्ष खोलकर रख दिया था, उसी सच्चाई और निर्भीकता के साथ जैसे उन्होंने अब तक अपना जीवन जिया है। जीवन का कोई भी अंश शेष न था। बचपन और युवावस्था के संघर्षों से लेकर नौकरी में अपने परिश्रम के द्वारा उच्च पद तक आने के सभी पृष्ठ बिना किसी लाग लपेट के अपने व्यक्तित्व के अनुरूप बेबाक ढंग से उन्होंने मेरे समक्ष खोले थे। किंतु कुछ पृष्ठ ऐसे थे जो अब भी बंद थे, अथवा कह सकते हैं कि मैंने उन्हें सामने लाने का प्रयत्न ही नहीं किया, क्योंकि मुझे वो कुछ व्यक्तिगत लग रहे थे। उनके आसपास रहने वाले लोगों द्वारा कभी दबे तो कभी मुखर स्वर में अफवाहों के रूप में उसकी चर्चा की जाती है। जब सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें बेबाकी से दिए हैं तो इसका भी उत्तर जानने की मेरी जिज्ञासा स्वाभाविक है। मैंने पूछने का निश्चय कर लिया। मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगी। ये प्रश्न आपकी कार्यकुशलता, योग्यता और कर्मठता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, किंतु आपसे इसका उत्तर जानना चाहूँगी, यदि आप पूछने की आज्ञा दें तो। मैंने निशा नागपाल की ओर देखते हुए कहा। जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। आपके और वान्या के बीच संबंधों को लेकर लोग बातें करते हैं। मेरे प्रश्न को सुनकर एसएसपी निशा नागपाल सामान्य रहीं। चेहरे पर मुस्कान भी पूर्ववत थी। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी, किंतु इसलिए नहीं कि लोग कह रहे हैं और मुझे उनको एक्सप्लेनेशन देना है। मैं लोगों को सुनती तो आपके समक्ष बैठी नहीं होती। मैंने हमेशा अपने मन की सुनी और वही किया। वान्या का मेरे जीवन में विशेष स्थान है। वो मेरे लिए मेरे साथ रहती है। उसके बिना मेरा जीवन अपूर्ण है। हर रिश्ता गलत नहीं होता। ये लोगों की मन मस्तिष्क की उपज है। इसके लिए मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। निशा ने बेबाकी से इस उलझे प्रश्न का भी उत्तर दिया। साक्षात्कार के अंतिम चरण में एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी। जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं?
आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? विषम परिस्थितियों को। विषम परिस्थितियों ने ही मुझे साहस दिया, मेरा पथ निर्धारण करने में मेरी सहायता की। निशा नागपाल अत्यंत आत्मविश्वास के साथ मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। मेरे समक्ष आकर्षक व्यक्तित्व की सफल अधिकारी अपने कार्यालय कक्ष की कुर्सी पर बैठी थी। मैं अपलक उन्हें देख रही थी, एक संपूर्ण व सशक्त व्यक्तित्व से मिलकर अचंभित थी। मेरा साक्षात्कार पूर्ण था। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई एक प्रेरक कहानी, छुपकर रोने वाली वो लड़की। प्रत्येक स्त्री जब भी कभी अबला बनाई जाए तो वो अपनी आंतरिक शक्ति से स्वयं को सबला कर सकती है। ये इस कहानी का निचोड़ है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ नियमित सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानियों को लाइक करिए और साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए उन्हें शेयर करना भी न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।